Good evening students, this is Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution for Income Tax। जैसा कि आप लोग को वीडियो अवेलेबल करवानी थी तो इनकम टैक्स के कुछ टर्म्स के साथ ये वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। इसमें इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए उसके टर्म्स को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी टर्म्स आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, अगर आपको उनका मीनिंग नहीं पता होगा तो विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो here are कुछ some terms related to income tax. The first term is SSE. So SSE is any person who is required to pay income tax or any other sum payable under the Income Tax Act being interest penalty structure. SSE उस person को कहते हैं जिस पे टैक्स पेएबल है। एज इनकम टैक्स इज़ a direct tax. इनकम टैक्स वो पर्सन पे करता है जिसकी इनकम पे टैक्स लगा है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सो एसएससी इज़ द पर्सन जिसको टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज़ अ पीरियड comprising of 12 months starting on 1st April and ending on 31st March of next year. Assessment year succeed the financial year. For example, for the financial year 2011-2012, the assessment year will be 2012 और 2013। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। लेट अस टेक द करंट एग्जाम्पल। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फ्रॉम 1st April 2020। अभी तो ये फाइनेंशियल चल रहा है टू 31st March 2021। ये फाइनेंशियल ईयर है अभी का। इस साल आपने जितनी भी इनकम की होंगी वो आपके कौन से असेसमेंट ईयर में जाने वाला। इस साल आपने जो भी इनकम किया है उसके लिए आपका असेसमेंट ईयर होने वाला है 1st April 2021 to 31st March 2022। ओके, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। फिनेंशियल ईयर जो भी होगा आपका उसके बाद वाले ईयर को असेसमेंट ईयर बोलेंगे। दैट मीन्स अगर आप असेसमेंट ईयर इज़ दैट ईयर जिस ईयर आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है फॉर द फिनेंशियल ईयर और द प्रीवियस ईयर। फिनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। अगर आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 2020-2021 में, मतलब इस ईयर अभी जो करंट ईयर चल रहा है अगर उसमें टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तो वो कौन सी ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा? 1st April 2019 to 31st March 2020 के लिए। तो दैट विल बी योर फाइनेंशियल ईयर और द प्रीवियस ईयर। और अभी जो साल चल रहा है 2021 वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो असेसमेंट ईयर उसको कहते हैं जिस साल हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जिस साल हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हम ऑफकोर्स सेम ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, प्रीवियस ईयर के लिए हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस साल जो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के लिए है। 2019 1st April से लेकर के 31st March 2020 के लिए हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1st April 2020 से 31st March 2021 तक। तो ये जो 1st April 2020 से 31st March 2021 होगा ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स कैलकुलेशन का ईयर। किस साल के लिए होगा ये होगा आपका 1st April 2019 से लेकर के 31st March 2020 तक के लिए। आपने जो कॉपी बनाई होगी उसमें आप हेडिंग में असेसमेंट ईयर एंड फिनेंशियल ईयर लिख लेंगे, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस में नीचे स्पेसिफाई किया हुआ होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर दिस और फॉर द फिनेंशियल ईयर दिस। इसलिए असेसमेंट ईयर एंड फिनेंशियल ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में बहुत क्लियर रहना है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 1st April से लेकर के 2020 अभी से लेकर के 31st March 2021 ये आपका है
फिनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस साल के टैक्स को हम लोग कैलकुलेट कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि अभी 31 मार्च 2021 की जो इनकम हुई है वो आप लोग को नहीं पता है कि इस साल के एंड में आपकी क्या इनकम होने वाली है। इसीलिए इस साल का टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके बाद वाले साल में, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सो प्रीवियस ईयर, फिनेंशियल ईयर, करेंट ईयर, सस्पेंड ईयर। ये सारे टर्म्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट if you once you will get to know, it will become very easy for you. Okay, so next slide is person liable to pay income tax. Next we have to understand कि person liable to pay income tax. Who are the person who is liable? किन person को tax pay करना है? The person liable to pay income tax if their income level exceeds the minimum sum that is exempted from tax. मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें अभी करंट टैक्स स्लैब दिए हुए। टैक्स स्लैब का मतलब होता है कि जैसे 0 से 2.5 मतलब 2.5 लाख तक जिनके भी इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से फिर स्टार्ट होता है आपका टैक्स स्लैब, फिर धीरे धीरे से 5%, 10%, 20%, 30% ऐसे करके हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। तो कौन पर्सन है जो टैक्स को पेमेंट करेंगे, उसके हिसाब टैक्स स्लैब के हिसाब से ये देखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन जो छोटा जो जिसकी दुकान है, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन जो भी इनकम करता है वो अपने हिसाब से टैक्स पे करेगा, वो जिस स्लैब में आता होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ये मतलब है कि जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का तो आपको पता है, किसी किसी फैमिली में 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, 5 ऐसे, तो साथ में बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उनमें जो टैक्स जैसे पे किया जाता है ये उसके बारे में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आई विल टॉक अबाउट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग खुद आते हैं वॉलंटरली साथ में और एक ही टाइप का बिज़नेस करते हैं वो साथ में। इट इज़ लाइक अ पार्टनरशिप कि जहाँ पे 2 पर्सन साथ में आए और वो एक जैसा बिज़नेस करें, दैट इज़ कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन काफ़ी हद तक सिमिलर है और उतनी डिटेल में आपको जाना भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एक टर्म है जो आप लोगों को आता होगा, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके इस टर्म को लिखा। कंपनी, जो भी कंपनी होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का एक एग्जिस्टेंस होता है खुद में, उस ओनर से कंपनी इज़ डिफरेंट। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज़ मींस कंपनी। फिर सोसाइटीज़ एंड ट्रस्ट, कुछ सोसाइटीज़ होती है जो इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, कुछ ट्रस्ट होते हैं जैसे स्कूल खुलते हैं ट्रस्ट के अंदर, डोनेशंस होते हैं, तो वो यहाँ पे इनका ये मतलब है। फिर आता है पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स का अगर हम बात करें तो दीज आर द फर्म्स वेयर इनकम टैक्स इज़ पेएबल विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम्स। जैसा इनकम हो रहा है उनको वैसे वैसे अपनी टैक्सेस को पे करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्जेम्प्टेड भी है इनकम टैक्स से और कुछ को पेमेंट करना होता है। तो वो सब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। Okay, if we are studying about income tax, the very important term to know about is income. सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इनकम किसे कहते हैं। So income refers to earning by deployment of assets or by rendering any services. Revenue receipts come under this category which keep accruing from time to time. यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है इनकम उसे कहते हैं जब हम कुछ अपना इन्वेस्ट करते हैं और हमें उसके बदले में जो भी गेन होता है। अब हमने मान लीजिए किसी बिज़नेस में 10 रुपया लगाया, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये में तो बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता है, पर एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बिज़नेस में 10 रुपये लगाए, लगा तो दिए 10, इफ़ वी आर गेनिंग द 10 रुपये ओनली, अगर हमने 10 रुपये लगा के 10 रुपये ही कमाए तो वो हमारी इनकम नहीं है, वो तो हमारे जो हमने इन्वेस्ट किया वो मेरे को वापस का मिल गया उस बिज़नेस से। नाइदर लॉस नॉर गेन, ऐसा कोई बात नहीं।
बट हमने जब 10 रुपये लगाए और हमने 12 रुपये कमाए, तो वो जो 2 रुपये हुए वो हमारी इनकम हुई कि हमने भाई 10 रुपये लगाए थे और हमने 12 रुपीज़ कमाए हैं, तो चलो ठीक है, 2 रुपये जो हमारी हुई, दैट इज़ कॉल्ड द इनकम। द टर्म इनकम ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। जो मैंने पहले ही बता दिया कि इनकम टैक्स में इनकम जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर द लायबिलिटी ऑफ टैक्स इज़ कंप्यूटेड ऑन दिस इनकम, क्योंकि जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा आपकी वो इस इनकम पे ही होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि सारी चीज़ इनकम में इंक्लूडेड है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ एग्जेम्प्टेड भी होंगी आपकी। तो इनकम इज़ डिफरेंट इन सेंस ऑफ इनकम टैक्स। जो इनकम हम लोग आज तक समझते आए कि हाँ ये हमारी इनकम है, पर इनकम टैक्स के कंसेप्ट में ये डिफरेंट है। इनकम में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है और कुछ को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। ओके, देयर आर 5 ब्रॉड हेड्स ऑफ इनकम जो हमने पढ़ा था हमारी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में। दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी and income from house property, profit and gains of business or profession, income from capital gains and income from other sources। याद तो है ना आप लोग को सब कुछ? ओके, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का टर्म आपने सीखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते वक्त इकोनॉमिक्स में। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच वंस अकर, जो एक बार होता है। जैसे कि आपने किसी से लोन लिया, अब लोन तो आप एक बार ही लोगे ना, हाँ इंटरेस्ट उसका आप बार बार पेमेंट करते रहते हो। या आपके पास आपने किसी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली ऐसे पेमेंट करते रहता है। पर लोन तो एक बार ही होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो जो लोन आया आपके पास डायरेक्ट, वो एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। नेक्स्ट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। अब जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम इज़ अ टर्म विच मीन समिंग अप ऑफ इनकम प्रोन पर्सन विद द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। अब कोई माइनर है जो कि कमा रहा है, जैसे ट्यूशन्स देते हैं बच्चे घर पे, तो कोई माइनर कमा रहा है, वो भी अच्छा खासा इनकम कर रहा है, तो उसके इनकम को उसके फादर के इनकम के साथ ऐड करके टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, ये सब आप लोगों को, ये सब टर्म्स एक एक मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो बी वेल प्रिपेयर्ड विद द एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि हाँ फादर के इनकम में माइनर चिल्ड्रंस का इनकम ऐड कर दिया जाता है, तो उस तरह से वो सब एग्जांपल्स, या आप अपने से ढूंढिए एग्जांपल्स, या जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। उस तरह से आपके क्वेश्चंस में वेटेज आंसर में बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिडक्शन। डिडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स में डिडक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से टैक्स बच जाए, और ये डिडक्शंस तो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं हमें कि हाँ कि सैलरी से हमने इनकम कंप्यूट किया, नाउ 80C या 80U के अंदर ये सब डिडक्शंस है। तो दीज आर द डिडक्शन आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम। जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम डिडक्शन उसमें अप्लाई करते हैं, दैट इज़ माइनस। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी वी हैव कैलकुलेटेड, अब उसमें डिडक्शंस अंडर 80U या 80C को माइनस करते, देन विल गेट आवर एक्चुअल इनकम, देन विल पे टैक्स ऑन दैट इनकम। मान लीजिए आपने कमाए हैं 500 रुपीज़। ओके, 500 रुपीज़ आपने अर्न किए। अब आपको इसमें कुछ डिडक्शंस अलाउ हुए हैं। लेट अस सपोज डिडक्शन ऑफ 150 रुपीज़। 500 माइनस 150, 350। अब आपको जो टैक्स पेमेंट करना है वो उन 350 पे पेमेंट करना है। ओके, इससे आपका टैक्स का अमाउंट भी कम हो जाएगा। सो डिडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली टू evade income taxes. Deductions are very important. ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम लोग बहुत आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, जब हम लोग इनकम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। सेट ऑफ का मतलब होता है जो भी लॉसेस हुए हैं, जैसे हमने कमाई तो कर ली, लेकिन जो भी लॉसेस हमें बिजनेस में हुए हैं उनको उस इनकम से डिडक्ट करना, ये होता है सेट ऑफ। एंड कैरी फॉरवर्ड होता है जैसे कि सर्टेन लॉसेस होते हैं जो कि इस साल एडजस्ट नहीं किए जा रहे, हमारा इनकम अभी इतना नहीं है कि हम उन लॉसेस को भी एडजस्ट कर सकें, देन वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट लॉसेस। उन लॉसेस को हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी कर देते हैं। ये सब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के रूल्स होते हैं जो आप लोगों को बताए जाएंगे।
नेक्स्ट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है जो इनकम आपने की है, अभी कोई डिडक्शंस आपने नहीं किया, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने जो भी इनकम की है वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में आई है। कोई अभी डिडक्शंस इसमें नहीं हुए, कोई लॉसेस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए। टोटल इनकम दैट यू हैव अर्नड वो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी होगी। नेक्स्ट इज़ टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जो हमने कैलकुलेट की थी, जो आपकी टोटल इनकम आई थी, अब इसमें हम लोग सारे डिडक्शंस करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे लॉसेस को। उसके बाद जो इनकम आती है जिसमें आपको फाइनली टैक्स पेमेंट करना है इज़ कॉल्ड टैक्सेबल इनकम या फिर नेट इनकम। नेट इनकम इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम लेस द डिडक्शंस। डायरेक्टली यहाँ पे समझाया गया है कि सारे डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो फाइनल इनकम आती है जिसमें आपको टैक्स पेमेंट करना है जिस इनकम पे, वो टैक्सेबल इनकम होता है। नेक्स्ट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहता है हमेशा, पैन को आधार से लिंक करें। एक बैंक में लिमिट सेट की हुई है कि आपको इतने से ज़्यादा अगर विड्रॉ करना है तो पैन चाहिए। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपका एक यूनिक 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे उसमें, नंबर्स भी होंगे, 10 डिजिट का ये एक आईडी होता है, अकाउंट नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इशू करती है, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर को थोड़े डिटेल में एक वीडियो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आप हमेशा सुनते होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आ गई है, ड्यू डेट इतनी बढ़ गई है, या फिर ऐसे ई टैक्स फाइल करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न इज़ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। आपने जो भी कमाया आप उसके एक स्टेटमेंट बनाते हो, एक परफॉर्मा है, मतलब एक सैम्पल है जिसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट बनानी होती है और आपको सेंड करना होता है टू डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि हाँ मेरा इनकम इतना है, मेरे को टैक्स पेमेंट करना है, या फिर मेरा इनकम उतना नहीं है कि मेरे को कोई भी टैक्स पेमेंट करना पड़े। तो इनकम टैक्स रिटर्न इज़ नॉट ओनली फाइल्ड बाय दोज पर्सन्स जिनको टैक्स पेमेंट करनी है, ये वो पर्सन भी फाइल करते हैं जो कि टैक्स पेमेंट के दायरे में नहीं आते हैं। मतलब जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम होती है वो भी कभी कभी ये दिखाने के लिए पेमेंट करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि हाँ हमारी इनकम इस दायरे में नहीं आई है। ये सेल्फ असेसमेंट है एक टैक्स लाइबिलिटी का, कि आई एम सेल्फ असेसिंग माई सेल्फ कि आई हैव टू पे टैक्स और नॉट। ये कुछ डेट्स दी गई हैं जो इनकम टैक्स फाइल करने की। कंपनीज 38 सितंबर तक इनकम टैक्स फाइल करते हैं। एसएससीज हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर आईटी एक्ट 38 सितंबर। मतलब 38 सितंबर जो है वो नॉर्मली इनकम टैक्स फाइल करने की डेट है। ये डेट एक्सटेंड होती रहती है या फिर करेंटली चेंज होती रहती है जब गवर्नमेंट को जैसा समझ में आता है। जैसे अभी तो कोविड का पैंडमिक चल रहा है तो अभी ये डेट एक्सटेंड हुई है, तो उस हिसाब से ये डेट चेंज होती रहती है। इनकम टैक्स रिटर्न में आप खुद को असेस कर रहे हो, आप खुद से स्टेटमेंट बना रहे हो अपनी इनकम की और फिर आप सेंड करते हो टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये जाने के बाद वहाँ पे आपका वेरीफाई किया जाता है इसको कि आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है अपने इनकम को लेकर के वो करेक्ट है कि नहीं, या फिर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट है कि नहीं। जैसे उनने परफॉर्मा दिया था, जैसे उन्होंने सैम्पल दिया था, उस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट बनाई है कि नहीं, वो वहाँ पे इस चीज़ को चेक करते हैं और फिर आपकी वैलिडिटी चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ ये इनकम रिटर्न जो फाइल किया गया है वो करेक्ट है। और फिर उसके हिसाब से वहाँ पे आपको जो भी, या फिर आपको टैक्स पेमेंट करना होता है, या फिर अगर आप उस रेंज में नहीं आते हैं, 2.5 लाख के नीचे वाले रेंज में आते हैं, तो आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना होता। दैट्स ऑल अबाउट द टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। नाउ ऑन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट आवर यूनिट 1. ओके।